मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, बायट-सावर्ट लॉ। करंट एलिमेंट के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, यही देखने वाले हम लोग। इसी को बायट-सावर्ट लॉ भी कहते हैं। करंट एलिमेंट कहने का मतलब हो गया कि कोई करंट कैरिंग वायर है, किसी तार में करंट चल रहा है और ये एक छोटा सा टुकड़ा लिए, करंट एलिमेंट, करंट का एक छोटा सा टुकड़ा। इस छोटे से टुकड़े के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग बायट-सावर्ट लॉ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बायट-सावर्ट लॉ क्या कहता है उसको भी समझते हैं और सारा चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, चलो देखो, हेडिंग हम लोग को ये देना है। ठीक है, बात करते हैं जरा सा। बायट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, उसका लैंग्वेज को समझने से पहले हम लोग उस चीज को अच्छे से देख लेते हैं एक बार, तब लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखा जाए जरा सा। कहता ये क्या है कि जैसे अगर मान लिया जाए कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है, या करंट कैरिंग वायर है, कोई तार है, किसी तार में अगर मान लिया जाए इस तरीके से करंट चल रहा है, आई करंट चल रहा है। ठीक है, तो आई करंट चल रहा है, तो तार में अगर करंट चल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन सब चल रहा है, चार्ज चल रहा है। तो चार्ज अगर चलता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस तार में जो करंट चल रहा है वो अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो कितना बनाएगा, यही बताने वाला लॉ ही हमारा क्या है, बायट-सावर्ट लॉ। ठीक है, इसी हेडिंग का एक दूसरा नाम बायट-सावर्ट लॉ भी कहेंगे हम लोग। समझते हैं अच्छे तरीके से। बायट-सावर्ट लॉ कहता यह है, सिर्फ इतना सा जानकारी हमको देता है कि अगर कहीं पर ये कोई तार है, ठीक है, इस तार का अगर छोटा सा टुकड़ा हम लोग काटे, छोटे से टुकड़े को बोलेंगे वो करंट एलिमेंट हो जाएगा। ये छोटा सा लेंथ अगर काटे, किसी तार का छोटा सा लेंथ अगर काटे, ये डीएल, डीएल मतलब बहुत ही छोटा सा लेंथ। ठीक है, और डीएल के ऊपर देखो एक वेक्टर का साइन दिए, मतलब छोटा सा लेंथ वेक्टर। तो लेंथ वेक्टर का कुछ डायरेक्शन भी होगा और वो डायरेक्शन जो होगा वो यहां पर अभी हम लोग डिनोट करेंगे। डायरेक्शन होगा इधर, जिधर करंट है उस दिशा में हमको एक टेंजेंट खींचना है। करंट के दिशा में क्या करना है, एक टेंजेंट खींचना। जैसे किसी भी पॉइंट पर हम तार का छोटा सा टुकड़ा लिए, उस छोटे से टुकड़े के ऊपर करंट के ही दिशा में क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो वो हमको छोटा सा लेंथ यानी कि डीएल का दिशा बताएगा। अब आगे ध्यान से सुनो। तो छोटे से टुकड़े के कारण किसी बिंदु पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसी चीज को बताने वाला लॉ है बायट-सावर्ट लॉ। जैसे इस छोटे से टुकड़े के कारण आर डिस्टेंस यहां पर, यहां से आर डिस्टेंस यहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, वही बताने वाला लॉ बायट-सावर्ट लॉ है। ठीक है, तार के छोटे से टुकड़े के कारण। तो छोटे से टुकड़े के कारण बायट-सावर्ट लॉ से पहले समझ लेंगे, फिर बाद में अगर हमको पूरा बड़ा सा तार के लिए निकालना होगा तो इंटीग्रेट उसको करेंगे। इंटीग्रेशन करने से बड़ा सा तार का कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बायट-सावर्ट लॉ जो है वो थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ से मिलता जुलता चीज है। कूलम्ब्स लॉ के मदद से हम लोग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किए थे। कोई क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये सब चीज सब था। तो देखो जरा सा, यहां पर हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहां से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, यहां से यहां तक का डायरेक्शन, ये देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट का अगर पोजीशन हमको बताना है कि कहां पर है यहां से, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज का पोजीशन बताने के लिए एक तीर का इस्तेमाल करेंगे कि उस बिंदु का पोजीशन कहां है, वहां है। अच्छा, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन बताने वाला। और ये आर हो गया यहां से यहां तक का क्या, दूरी, आर यहां से यहां तक का दूरी। तो यानी यहां पे गौर करने वाला बात यह है कि करंट का छोटा सा टुकड़ा अगर लेंगे, करंट कैरिंग वायर का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इस छोटे से टुकड़े के कारण आर दूरी पर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही चीज के बारे में बताने वाला लॉ हमारा बायट-सावर्ट लॉ है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा क्या, डीबी, यानी कि बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो
अब सब कुछ के बारे में एक बार हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं कि ये जो dl है वो क्या है, हमारा बहुत ही छोटा सा लेंथ है। db क्या है, बहुत ही स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है dl लेंथ के कारण, ठीक है ना, dl लेंथ वाले करंट कैरिंग वायर के कारण। I हमारा क्या है, यहाँ पे करंट है। इसको एक बार यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, फिर आगे समझाते हैं। देखो सारा चीज का नाम यहां लिख दिए। ये dl बहुत ही छोटा सा लेंथ हो गया, I करंट हो गया, r यहां से यहां तक की दूरी, पोजीशन वेक्टर भी उसको बोलते हैं। यहां से यहां तक का जो दूरी हो जा, जो लंबाई होगा वो क्या होगा, r। तो छोटे से dl लेंथ वाले करंट कैरिंग वायर के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो भी बहुत ही छोटा सा आया, उसको हम लोग db से डिनोट किए। अच्छा, अब कहता ये क्या है उसको समझो जरा सा। कहता ये है कि जो db होगा ना, बहुत ही छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो I dl के। किसके प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, I इंटू dl के, ठीक है। और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इसका हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ना। According to Biot-Savart law, the magnitude of the magnetic field dB is proportional to the current I, comma the element length dl। I और dl के प्रोपोर्शनल होता है, and inversely proportional to the square of the distance r। डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसका जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग dl एंड r। जिस प्लेन में r और dl है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का दिशा। यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। इस दिशा को बताने के लिए हम लोग यहां पर एक पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसा कि कुलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में हुआ करता है। तो इस वजह से वेक्टर फॉर्म होने के कारण याद करो, कुलम्ब्स लॉ में भी नॉर्मल क्या के Q1 Q2 बाय r² जैसा था, लेकिन वेक्टर फॉर्म होने के वजह से क्या हो जाता था, यही फॉर्मूला हमारा नीचे में पे यहाँ पे r³ आता था एगो ना, वेक्टर r बटे r, वेक्टर r बटे उसका मान, ऐसे करके आता था। तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करता था, ठीक है। तो वही चीज को हम लोग यहां पर डिनोट करेंगे, वेक्टर फॉर्म ही इसका लिखेंगे, किसका, बायोट-सावर्ट लॉ का। तो बायोट-सावर्ट लॉ का देखो वेक्टर फॉर्म कैसा होता है जरा सा, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, dB बराबर होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I इंटू dl क्रॉस r बाय 4 पाई r क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है। इसी को स्केलर फॉर्म में करेंगे तो r² वाला भी चीज दिख जाएगा आप लोग को, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये तो क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये यहां पर जो म्यू नॉट बाय 4 पाई लाए हैं, ये म्यू नॉट बाय, सॉरी एक 4 पाई आएगा तो यहां पर नहीं होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। ये म्यू नॉट बाय 4 पाई एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, जैसे कि कुलम्ब्स लॉ में हुआ करता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, वैसे ही सारा म्यू नॉट, ये सब कुछ पे बातचीत करेंगे हम लोग। पहले इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर तब हम लोग ये म्यू नॉट बाय 4 पाई पे चर्चा करेंगे। म्यू नॉट बाय 4 पाई का मान 10⁻⁻7 होता है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता था। जैसे अब एप्सिलॉन नॉट था वहां, यहां पर क्या है, म्यू नॉट है, ठीक है। सब पे चर्चा करते हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इसका मान 10⁻⁻7, ये करंट इंटू dl क्रॉस r। dl का मतलब क्या हो गया, पोजीशन, ये लेंथ वेक्टर ये वाला, और पोजीशन वेक्टर ये दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर ना। तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, किस पे, dl पे भी और r पे भी, ठीक है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग बढ़े तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। dB बराबर इसी चीज को और क्या लिख सकते हैं, देखो तो
dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू DL इंटू R इंटू क्या साइन थीटा, अब बाय क्या आर क्यूब। देखो तो DL क्रॉस R है ना, तो DL R साइन थीटा लिखे। अच्छा थीटा यहां पे क्या है, तो थीटा ये हो गया पोजीशन वेक्टर R और DL के बीच का कोण, ये होता है हमारा क्या वो थीटा। ये अच्छा से तब समझ में आता है जब हम लोग इसका एक एप्लीकेशन करेंगे, इसका इस्तेमाल करके एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, तब अच्छा से समझ में आएगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। और उसके बाद ये पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में भी CBSE बोर्ड में भी। अच्छा इसके फिर करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो वो भी हम लोग करेंगे, तब अच्छे तरीके से और डिटेल में ये दिमाग में छप जाएगा। तो और इस पे बातचीत करते हैं। इसको देखो तो जरा सा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो R से R एगो कट जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा नहीं, तो इसको जरा हाँ स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा। फिर dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म हो गया, ठीक है, स्केलर फॉर्म हो गया। अब कोई भी डेरिवेशन करना है ना, कोई भी डेरिवेशन करना हो तो हम लोग ये चीज लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि हमेशा डेरिवेशन का जब स्टार्टिंग करेंगे तो वो क्रॉस वाला उसी से करना है स्टार्टिंग, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। यहां से स्टार्टिंग करना है, फिर ये लिखना है, फिर ये करना, तब आगे करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें एंगल पर ध्यान रहता है थोड़ा सा अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट करते समय। अब और इस पे बातचीत करते हैं। यहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है कांस्टेंट है, आज इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो 10 टू द पावर कितना बोले हम, हाँ 10 टू द पावर -7, ठीक है, 10 टू द पावर -7। और इसी चीज को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, म्यू नॉट इधर ही रहेगा अगर, तो 4 पाई उधर गुना हो जाएगा, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर क्या -7, हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे थीटा जो है वो DL और R के बीच का एंगल है, ठीक है, ये ध्यान रखना ना, यहां फोटो में दिखाए थे ना किसके किसके बीच का, DL और R के बीच का ना, तो इसको भी हम लोग यहां नोट डाउन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हेयर थीटा, चलो देखो तो यहां पे क्या लिखे कि थीटा जो है वो एंगल है किसके किसके बीच का, DL और R के बीच का ना, फोटो में ये चीज हम लोग दिखा भी रहे, DL और R के बीच का ये क्या हो गया एंगल हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है, ये 10 टू पावर -7 तो है ही, तो म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा म्यू नॉट जो है उसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, सेम उसी तरीके से जैसे एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बस उसी तरीके से दो मीडियम के बीच एयर है तो ये एप्सिलॉन नॉट रहेगा, अगर कोई मीडियम आएगा तो एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, एक कोई मीडियम रहेगा तो जैसे वहां एप्सिलॉन आता था ना, तो यहाँ पे म्यू आर आएगा, यहाँ पे कौन टर्म आएगा म्यू आर, ठीक है। यहां वहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू होता था, यानी म्यू नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12, यहां पे म्यू नॉट का वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। इसका अगर हमको यूनिट बनाना होगा तो क्या यूनिट इसका लिखेंगे, यूनिट इसका क्या लिखेंगे, देखो तो यूनिट इसका क्या होगा बताओ, ये हो गया dB मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा उसके बाद ये 4 पाई का तो कुछ होता नहीं है, साइन थीटा का भी कुछ नहीं होता है, ये से ये कट जाएगा, एक लंबाई से एक लंबाई कटेगा, तो यहां पे एक लंबाई है, यहां करंट है, यहां लंबाई है, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो इसका यूनिट जो होगा वो टेस्ला
मीटर पर एम्पियर। इसका यूनिट याद रखना, वो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हाँ, हो सकता है यूनिट वगैरह भी दे दे, किसी कहीं पे पूछ दे, काम आ जाए। तो ये सब जानकारी हम लोग बातचीत किए किसके बारे में? बायट सावर्ट लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज लिखना होगा अगर बायट सावर्ट लॉ में पूछेगा तो, ठीक है। और उसके बाद लैंग्वेज लिख करके यहां सब सारा चीज एक्सप्लेन करके यहां तक करना होगा। इसमें मान लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई का मान कितना होता है, ठीक है। तो इसका लैंग्वेज क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। डीबी जो है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। द एलिमेंट लेंथ डीएल के भी प्रोपोर्शनल होता है ना। तो आईडीएल तो है ही ना, आईडीएल साइन थीटा। अच्छा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर ना। तो आई के प्रोपोर्शनल, डीएल के प्रोपोर्शनल और आर स्क्वायर के साथ उल्टा संबंध है। अच्छा ठीक, और इसका डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। डीएल और आर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ना। तो यहां पर अगर डीबी का जो डायरेक्शन होगा वो देखो तो डीएल क्रॉस आर अंदर के तरफ, डीएल क्रॉस आर है ना, तो डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे ना स्क्रू इस तरीके से, डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे तो किधर जाएगा? अंदर की तरफ। तो यहां पे इसका डायरेक्शन किधर हो गया? ये इसका डायरेक्शन हो गया किधर? अंदर की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा करना है डीएल क्रॉस आर, ठीक है। और वैसे भी इसके बारे में एक और ट्रिक हम बता देते हैं। अगर हमको डायरेक्शन जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में बनेगा, अगर किसी वायर में करंट चल रहा है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दिशा क्या होगा, तो डायरेक्ट जानने के लिए राइट हैंड पाम रूल एक इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि करंट के दिशा में अगर हम लोग अपना अंगूठा रखें और जिधर दाहिना हाथ का अंगूठा रखें और जिधर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस तरफ हम अपना फिंगर को फैला दें, तो हथेली जिधर आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का दिशा हो जाएगा। सिंपल, याद करना पड़ेगा इसको। करंट के दिशा में अंगूठा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पोजीशन वेक्टर आर, उस दिशा में क्या करेंगे? अपना फिंगर को फैलाएंगे, हथेली हमको मैग्नेटिक फील्ड का दिशा बता देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये फिर ये हम लोग जाने, उसके बाद हम लोग को यही बात समझना है, राइट हैंड पाम रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होता है कि पुट योर थंब ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स करंट ना। राइट हैंड का जो अंगूठा है उसको करंट की तरफ रखना है एंड फिंगर्स अलोंग पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। दिए गए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है आर, उस तरफ अपना क्या करेंगे? फिंगर रखेंगे, करंट के दिशा में अंगूठा रखेंगे ना। देन पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट गिवन पॉइंट। तो हथेली हमको मैग्नेटिक फील्ड का दिशा दे देगा। क्या? तो ये अंगूठा को इसको इस तरफ क्या होना चाहिए? करंट। इधर क्या होना चाहिए? आर। ये क्या हमको दे देगा? पी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या? वो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरीके से इस पे एकदम, अब जैसे इसका एग्जांपल में देखो जरा सा, ठीक है, कि ये इस तरीके से करंट इसमें चल रहा है आई, इसके कारण यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होगा? करंट के दिशा में अंगूठा रखेंगे, उधर चाहिए ना, तो उस तरफ अपना फिंगर फैलाए, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया? अंदर के तरफ। अच्छा, बी नंबर देखो, अगर करंट ऐसे चल रहा है और यहां पर हमको चाहिए, या यहां पे नहीं, तो मान लो अगर इस तरफ चाहिए, तब करंट की तरफ क्या करेंगे? अंगूठा। और इधर नीचे चाहिए था ना, तो उसके तरफ क्या करेंगे? अपना हाथ इधर फैलाएंगे, फिंगर देंगे, तो हथेली बाहर की तरफ आया, तो मैग्नेटिक फील्ड
बाहर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम VBI। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड चीज हम लोग को आगे पढ़ना है भविष्य में, कुछ चीज ऐसा जिसको करने के लिए इसमें एकदम महारत हासिल होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये चीज एकदम बहुत काम का है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर एक बात और, कोई भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? देखो तो ये जैसे सीधा वायर है, करंट ऊपर चल रहा है, तो इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो किधर आएगा? इधर। यहां पे देखेंगे तो इधर, यहां देखेंगे तो इधर, यहां पूरा सर्कल हो जाएगा ना। तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा होगा जी? ऐसे आई करंट चल रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल के तरफ ना। यहां पे क्या? इधर अंदर के तरफ और इधर बाहर के तरफ। तो यहां पे ऐसे हम लोग कर दिए, इधर अंदर के तरफ और इधर क्या? बाहर के तरफ, एकदम पूरा गोल ऐसे घूमेगा, है ना? क्या ऐसे करके पूरा सर्कुलर टाइप का बनेगा। समझे बात? सर्कुलर टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत जगह तुमको काम देगा। कभी भी करंट के ऐसे करना है, बस करंट के डायरेक्शन में उठा रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, सिंपल। नीचे है अगर तो ऐसे होगा। बहुत काम का चीज है, आगे चल के हम लोग सोलेनॉइड वगैरह में काम देगा, और भी कुछ कुछ टॉपिक है जहां पे इसका यूज पड़ता है। नोट में कुछ बात हम लोग ध्यान देंगे, समझो जरा सा। एनसीईआरटी बोले थे पढ़ने के लिए, पढ़े तो नहीं है, हो गया ना, पूरा भरोसा है हमको। अच्छा पढ़े थे तो फिर ठीक है, ये समझ में आएगा। देखो बायट-सावर्ट लॉ जो है उसका संबंध थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ से मिलता जुलता है, बस उसी के बारे में हल्का सा चीज बात करेंगे हम लोग। कूलम्ब्स लॉ से कैसे मिलता है ये? कूलम्ब्स लॉ भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहां पर भी आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट है। वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहां म्यू नॉट बाय 4 पाई है कि नहीं? वहां पे जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था तो के क्यू बाय आर स्क्वायर था, क्यू के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आता है तो मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला है, यहां पे क्या के, वहां के था तो यहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई है। अच्छा वहां क्यू बाय आर स्क्वायर था, यहां पे आईडीएल अब बाय क्या है? आर स्क्वायर। आईडीएल बाय क्या? आर। यहां पे एंगल का महत्व है, वहां नहीं था एंगल का महत्व। देखो हम लोग बात करेंगे क्या, द बायट-सावर्ट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड हैज सर्टेन सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस विद द कूलम्ब्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। क्या बोले, हेडिंग क्या दिए है कि जो बायट-सावर्ट लॉ है उसका कूलम्ब्स लॉ के साथ थोड़ा सा कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ अंतर है, उसी पे थोड़ा सा चर्चा करें कि किस प्रकार से ये कूलम्ब्स लॉ से थोड़ा सा मैच करता है और डिफरेंस है किस तरीके से दोनों में, उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात कि दोनों जो है वो लॉन्ग रेंज वाला चीज है, मतलब काफी दूर दूर तक भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दूर तक हो सकता है। सेम चार्ज का भी इफेक्ट दूर तक हो सकता है। दूर तक अगर चार्ज देंगे ज्यादा अमाउंट का तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दूर तक फैल सकता है। सेम चीज मैग्नेटिक फील्ड भी, अगर बड़ा मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी काफी दूर तक फैल सकता है, लॉन्ग रेंज है। दूसरी बात कि दोनों जो है वो डिपेंड करता है इनवर्सली ऑन दी क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, चाहे जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो वहां तक का जो दूरी है उस दूरी के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। वहां भी के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहां पर भी आर स्क्वायर वाला है। पॉइंट जहां तक का जो दूरी है, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आर स्क्वायर वाला रिलेशन है दोनों के साथ। तो ऐसा होने के कारण देखो एक बात ध्यान रखना है कि तो दोनों जो है प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बोथ। मतलब दोनों जगह पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था कि अगर ढेर सारा चार्ज है उसके कारण किसी एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो प्रत्येक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिए और उसको वेक्टर के तरीके से जोड़ दीजिए, तो वहां पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये चीज क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सेम यहां पर भी अगर हमको किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो बाकी सभी
मैग्नेट के द्वारा, हर मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर निकालेंगे, या करंट एलिमेंट ही है तो उसके कारण किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और सबको क्या करेंगे, वेक्टर के तरीके से जोड़ देंगे, तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पे मिल जाएगा। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है सेम टू सेम, जैसे कि वहां कूलम्ब्स लॉ करता था, कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड करता था। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, हेडिंग था एनसीईआरटी का। अच्छा, वैसे ही यही पे वही बात कहना चाह रहा है कि यहाँ भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड में भी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो वैसे ही बस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसे लिखे थे वैसे यहां पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो बना के बस वहां पे मल्टीपल चार्ज की जगह मल्टीपल मैग्नेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे। चलो आगे एक पॉइंट और कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, जो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो एक सोर्स चार्ज के कारण बनता है। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी पॉइंट पर जो बनता है वो एक स्केलर सोर्स चार्ज के कारण बनता है, यानी चार्ज के कारण, चार्ज होता है ना, चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और वो जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या रहता है, एक स्केलर चीज। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है कहीं पर वो वेक्टर सोर्स के कारण बनता है, आइडियल। हमको हमारा जो फॉर्मूला है KQ/R², वो तो चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना, KQ/R²। यहां पे क्या लगता है, कांस्टेंट ही है, K माने 1/4πε0 इंटू क्या Q/R²। यहां क्या लगता है, μ0/4π इंटू क्या आइडियल, अब बाय में R² है, साइन थीटा है, लेकिन अगर साइन 90 हो गया तो 1 है, तो यहां पे क्या चार्ज की जगह पे कौन आता है, आइडियल। KQ/R² अगर करे तो चार्ज की जगह पे देखो तो यहां पे क्या आ रहा है, आइडियल। ये तो हमारा K हो गया ना, K इंटू ये Q और बाय क्या R²। वहां Q चार्ज था, यहां पे आइडियल है। तो ये सब छोटा छोटा सा चीज है। अच्छा, उसके बाद आगे बात करें अगर हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालते थे तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दिशा में आता था। जैसे Q चार्ज था अगर, ठीक है, तो Q चार्ज के कारण अगर हमको यहां R डिस्टेंस पे यहां पे अगर हमको चाहिए, देखो तो यहां पे हमको चाहिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज है तो उस दिशा में और निगेटिव चार्ज है तो उसके उसी लाइन में रहता था। अच्छा, लेकिन अब जो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क हो गया कि वहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो ये डिस्टेंस के लाइन में, पॉजिटिव चार्ज है तो उसी दिशा में, नेगेटिव चार्ज है तो उसके उल्टा, यानी लाइन वही रहता था। लेकिन इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो डिस्टेंस वाले इसके परपेंडिकुलर है, पोजीशन वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर इसमें होता है ना। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट। अच्छा, देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन द बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ में एंगल पर डिपेंडेंसी का बात है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ में एंगल के डिपेंडेंसी का बात नहीं है। ठीक है ना, देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन द बायट-सावर्ट लॉ which is not present in the electrostatic case। इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में एंगल वाला चीज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहां पर मैग्नेट वाला में है। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ dl इज 0। क्या कहने का मतलब हो गया, जैसे अगर मान लिया जाए कभी अगर पूछेगा कि यहां पे इस तरीके से दे दिया है पॉइंट, ठीक है, और dl का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हमारा dl का डायरेक्शन है, और अगर तुमसे पूछ देगा कि यहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब इसी दिशा में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, तब इसी डायरेक्शन में अगर इस पॉइंट के कारण इसी डायरेक्शन में अगर पूछेगा तो आर भी तो हमारा उसी तरफ है ना, तो यहां पे थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। देयरफॉर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में साइन थीटा है ना, तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो अगर dl और r दोनों एक ही तरफ है तो दोनों के बीच का एंगल
0 डिग्री। ये क्या यहाँ बात किया ना, जैसे देखो अगर मान लिया जाए इसी में यहां पे हम लोग अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता, यही आर हमारा यहां ना होके यहां होता, तो डीएल और आर दोनों एक के दिशा में हो जाता, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री होता तो यहां पे हम लोग साइन 0 बैठाते, साइन 0 0 होता तो सबको खत्म कर देता क्या। तो यानी कि जिस तरफ डीएल है उस दिशा में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब अगर कोई तार ऐसे है ना, ये देखो आई है ना करंट, तो इसमें इसके कारण डीएल का दिशा तो करंट के तरफ, डीएल का दिशा टेंजेंट भी किसी पॉइंट पे खींचेंगे तो सीधा लाइन होगा। अब यहां पे इस लाइन में तुमसे कहीं पर भी पूछेगा ना मैग्नेटिक फील्ड, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0, dB बराबर 0 इन दिस लाइन। क्या तार है ना, तारे के ऊपर अगर पूछेगा कभी भी तो करंट का दिशा में ही ना डीएल भी हो जाएगा। जैसे यहां पर डीएल के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो करंट उधर है, डीएल भी उधर, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर के ही डायरेक्शन में अगर पूछ दे, या यूं कहे कि डीएल के डायरेक्शन में अगर हमसे पूछे कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये सब जानकारी, अब इसको लिखना भी है। ठीक है, इसमें एक खास बात और भी है, बायट-सॉवर्ट लॉ का हमको यूज भी सीखना है। एक म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का नाम हम लोग सुने ना, किसका, म्यू नॉट का नाम, एप्सिलॉन नॉट का मान, और एक लाइट का स्पीड है, तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और स्पीड ऑफ लाइट, तीनों के बीच वो रिलेशन हम लोग एक बार देखना है अब। ठीक है, अब हम लोग को ये रिलेशन करना था। ठीक है, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और लाइट का जो स्पीड है उसके बीच का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक है, काम का चीज है, इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखा जाए, हम लोग जानते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई का मान होता है 10 टू द पावर -7, और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, दोनों को इक्वेशन बोल दिए 1 2, दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो उससे क्या आएगा जरा सा, म्यू नॉट बाय 4 पाई के बटे में 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई यानी 10 टू द पावर -7 भागा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, जैसे है। अब इसी में देखो तो क्या क्या हो रहा है जरा, कि म्यू नॉट बाय 4 पाई, 4 पाई नीचे आया, यहां गुना में क्या है ये 1, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे से ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे से ऊपर चला गया, बराबर ये देखो तो 1 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 7 लिखेंगे। ये 10 पावर -7 है, नीचे आएगा 10 टू पावर 7 रहेगा। अच्छा, उसके बाद क्या क्या है देखो तो 4 पाई कैंसिल। ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर देखो तो 1 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9 7 16। अच्छा अच्छा, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर ये देखो तो 1 बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर है, 3 तिया 9, 10 का पावर 8 है, उसका पावर रहेगा तो 8 दूना 16। अच्छा ठीक है, तो ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बाय सी का होल स्क्वायर, 1 बाय सी का होल स्क्वायर, यानी सी मतलब क्या, लाइट का स्पीड होता है ना, यही तो है। चूंकि क्या है, सी बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड है। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बाय सी, इसीलिए सी को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, सी इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। जैसे भी लिखे घुमा फिरा के,
मान लिया जाए कहीं कहीं हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c², ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम एक ये जनरल फॉर्मेट लिख दिए, ये जो पॉपुलर है जो दिखता है, c इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे हो सकता है, या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट बराबर 1/c² हो सकता है, क्या कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये वाला चीज, ठीक है। इसमें हम लोग को बायोट-सावर्ट लॉ जो पढ़े हैं ना, बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करने आना चाहिए। बायोट-सावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, एनसीईआरटी में तो नहीं दिखेगा ये चीज डायरेक्ट। इसके बाद सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, लेकिन ये वाला देखते हैं, बहुत काम का चीज है, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट ये चीज पूछ दे कभी करने के लिए, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करते हुए कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ठीक है, कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। यानी इसमें से करंट चल रहा है, इसके सेंटर पे यहां पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो जब सेंटर पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो देखो जरा सा कैसे पता करेंगे। अब बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करना है, इसके माध्यम से हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ को यूज करना सीख जाएंगे। तो देखा जाए जरा सा, सब कुछ समझते हैं। तो यहां पे एक चीज देखा जाए, जैसे कि किसी भी पॉइंट पे क्या करते थे, करंट जिस दिशा में चल रहा होता था उस दिशा में एक हम लोग डीएल काटते थे, छोटा सा। पहले डीएल लेंथ के कारण डीबी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बायोट-सावर्ट लॉ बताता है, तो छोटा सा डीएल लेंथ यहां पे हम लोग ऐसे काट लिए, ठीक है। और छोटा सा डीएल लेंथ है तो लेंथ वेक्टर करंट के दिशा में खींचा गया टेंजेंट ऐसे, यही ना, ये मेरा किसका डायरेक्शन हो गया भाई, तो डीएल का डायरेक्शन हो गया, टेंजेंट खींच दिए तो डीएल का डायरेक्शन हो गया। अच्छा अच्छा, इसी में आगे हम लोग और बात करते हैं। हम लोग अगर देखेंगे जरा सा ध्यान से, डीएल क्रॉस आर करते हैं ना, तो यहां से इसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या उस डीएल से, इस छोटे से डीएल से कहां, यहां पे निकालना है। तो ये मेरा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर। ऐसे तीर देने का मतलब क्या हो गया, आर एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका दिशा यहां से इधर के तरफ है। पोजीशन वेक्टर आर का दिशा इधर है, ये आर के ऊपर छोटा सा तीर जो है वो दिशा नहीं बताता है, वो तो सिर्फ बता रहा है कि आर एक वेक्टर। तो इस तरफ क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर का दिशा, तो यहां से इधर, क्या बायोट-सावर्ट लॉ में ऐसे ही ना किए थे, यहां था ऐसे ऐसे खींचे थे, इधर था डीएल था, और फिर क्या यहां से यहां पे हम लोग पोजीशन वेक्टर आर लिए थे, फिर ये थीटा का बात किए थे, डीएल और आर के बीच का। यहां भी देखेंगे डीएल और आर के बीच क्या एंगल है भाई, तो डीएल और आर के बीच जो एंगल है वो तो हमको 90 डिग्री दिख रहा है, थीटा बराबर डीएल टेंजेंट स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है, रेडियस परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर दिए, मान लो रेडियस इसका ना, रेडियस ऑफ लूप, करंट कैरिंग लूप का कैपिटल आर। अच्छा, ये स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां ध्यान से देखना है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। रिवाइज किया करो एकदम, जो भी पढ़ाया होता है उसको घर पे जाके रिवाइज करके पूरा अच्छे से अपडेट करके रखा करो, तो आगे भी पढ़ाई में समझ आएगा। फिर आगे क्या पढ़ाने वाले हैं उसको कोशिश किया करो पहले से पढ़ के आने का, या तो एनसीईआरटी से या वेबसाइट से नोट्स निकाल के, जो पढ़ के आओगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा क्लास में, और कॉन्फिडेंट भी फील होगा। अच्छा, तो ये ठीक है, इस तरीके से इतना बात थोड़ा थोड़ा किया। अब हम लोग एक बात जानते हैं, चूंकि टीबी ना एट सेंटर, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू डीएल क्रॉस आर बाय 4 पाई आर, सॉरी बाय आर क्यूब, यही ना, क्या कि 4 पाई तो इधर चला गया ना, आर क्यूब। क्या ये तो वेक्टर फॉर्म लिखे हैं कि नहीं,
अच्छा अच्छा अच्छा, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। यही चीज इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का बात किए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर आएगा वो किस दिशा में आएगा? करंट के तरफ हम लोग क्या करेंगे? अपना अंगूठा रखेंगे, यहां पे चाहिए ना, उधर फिंगर फैलाए, हथेली हमको क्या बता रहा है कि बाहर की तरफ मैग्नेट। थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे तो हर तरफ क्या है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। करंट अगर ऐसे चल रहा है लूप में, ठीक है, कभी भी, तो एकदम सिंपल, कुछ लोग ऐसे याद करा देते हैं कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंदर की तरफ, ठीक है। लेकिन ऐसे याद नहीं करना है। ऐसे में क्या होता है ना, कभी कभी सवाल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वगैरह में बहुत जगह दे देगा तो कंफ्यूजन कर जाओगे। आगे चल करके चैप्टर नंबर 7 आने वाला है, उसमें एक लेंज लो होता है, उसमें अगर मजबूती हासिल करना है तो ऐसे वाला ट्रिक काम नहीं चलेगा, रटने वाला ये वाला कहानी नहीं चलेगा। एक आगे का भविष्य के लिए भी बता रहे हैं, क्या करो, ऐसे करके याद करो, ठीक है। जैसे कि करंट चल रहा है, करंट की दिशा में अपना राइट हैंड का फिंगर ऐसे घुमाएंगे, फिंगर घुमाएंगे, अंगूठा हमको क्या बताएगा? बस ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा, सिंपल। इससे तुमको फायदा होगा आगे चल के चैप्टर नंबर 7 में जब लेंज लॉ पढ़ेंगे तब। हम ऐसे भी याद करा सकते थे कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर की तरफ, लेकिन इससे क्या होगा ना, लेंज लॉ में थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो लेंज लॉ का एनसीईआरटी सबका सवाल वाल किए है ना, तो वह समझ में आता है। यहाँ देखो, करंट के इसमें घुमाओ, करंट की तरफ बस उंगली घुमाओ, अंगूठा हमको बताएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। एकदम सिंपल बात, ये बहुत कुछ का जवाब देता है। कभी भी सर्कुलर ऐसे है ना, अंगूठा घुमा दो, उंगली ऐसे घुमाओ, अंगूठा बहुत सारा चीज बताता है, आगे चल के हम लोग जानेंगे, ठीक है। सब जानेंगे कि ये मैग्नेट की तरह काम करता है। इधर ऐसे घुमाएंगे, इधर नॉर्थ पोल मिलेगा, पीछे साउथ पोल मिलेगा, सब सीखेंगे हम लोग भविष्य में। तो खैर चलो, इसी चीज को स्केलर में आगे बात करते हैं। डीबी बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू डी एल इंटू आर इंटू क्या, साइन 90 डिग्री लिखेंगे कि नहीं? डीएल और आर के बीच का कोण 90 डिग्री। अच्छा, पाई में क्या है? आर क्यूब, तो आर क्यूब से आर से एगो ये मरेगा तो यहाँ पे 2 गो बचेगा, तो अच्छा ठीक है। तो डी बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू डी एल बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन 90 हमारा क्या होता है? 1 होता है, साइन 90 1 कर दिए। अच्छा, अब ये छोटा सा एक डीएल टुकड़ा काटे हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आया है डीबी। तो वैसे ही थोड़ा सा और यहां पे काटते तो उसके कारण भी डीबी, यहां काटते तो उसके कारण भी डीबी, यहां काटते तो उसके कारण भी डीबी, यहां काटते, सबके कारण डीबी 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 हर डीएल लेंथ के लिए। और सबका दिशा क्या होता है? एक ही है। यहां वाले के कारण भी इधर, यहां वाले के कारण, सब एक ही दिशा में, तो सीधा जुड़ जाएगा, है ना। तो यानी कि हर डीएल के कारण एक एक डीबी रहेगा और सब डीबी एक ही दिशा में है तो जुटेगा। और जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मशीन का नाम है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। बिहार बोर्ड में करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर पूछा है, सेंटर पे नहीं पूछा है। सेंटर पे अगर पूछेगा तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ये भी एक प्रकार का 5 मार्क्स वाला हो गया, ठीक है। सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग बायट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो ये चीज यहां पे ऐसे है। अब इसी में इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बी, सॉरी, डी बी इज इक्वल टू, इधर देखो कांस्टेंट टर्म सबको म्यू नॉट इंटीग्रेशन के बाहर दिखते हैं हम चाहे, अच्छा चलो कर लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू डी एल बाय आर स्क्वायर। तो अब ये डी बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? बी, अच्छा ना, डी बी का इंटीग्रेशन हो गया क्या? बी, और इधर म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या, डीएल। अच्छा ठीक है, अब देखो एक काम कर रहे हैं, यहां पे हम लोग देखो स्मॉल आर के जगह पे
कैपिटल आर रखेंगे, चूंकि स्मॉल आर बराबर क्या है, कैपिटल आर। अच्छा, तो ये डीएल का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो डीएल 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 सारा जिट करके 2 पाई आर हो जाएगा सरकमफेरेंस। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, क्या। तो अब फाइनली क्या बचा, आर से एगो आर कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 2 से ये 2 कटेगा, तो नीचे में एगो 2 बचेगा, एगो आर बचेगा, म्यू नॉट। अच्छा, एगो इधर कहीं कुछ छूट गया है जी, यहां पे आई छूटा हुआ है, नहीं दिख रहा है, आई छूटा हुआ है, यहां आई छूटा हुआ है, आई क्या, आई, तो आई यहां पे क्या आता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, कोई नहीं। बाकी वैसे ही आर से एगो आर खत्म, तो नीचे में एक आर बचेगा, नीचे में एक आर बचेगा, पाई से पाई खत्म, 2 से ये 4, 2 बार में खत्म, तो नीचे एगो 2 रहेगा, तो ये क्या हुआ देखो, तो बी बराबर म्यू नॉट आई भागा 2r, ये लास्ट में म्यू नॉट आई बाय 2r, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ लूप, क्या, एरिया ऑफ लूप, लूप के एरिया पे परपेंडिकुलर, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा आउटवर्ड, यहां पे क्या, आउट। तो नोट में यहां पे एक छोटा सा चीज ऐसे लिख देते हैं, क्या, ए नंबर में अगर करंट ऐसे घूम रहा है आई, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का दिशा बाहर के तरफ, और बी नंबर में क्या, और अगर इस तरीके से घूम रहा है करंट, ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का दिशा ये, क्या, दोनों चीज ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए कि एक बायोट-सावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन देखे, उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका जाने, ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ का। अब इसी तरीका का एक बार फिर से इस्तेमाल करेंगे, और करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल के एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। उसमें हमको 2 बात पता होना चाहिए, एक तो यही कि करंट के दिशा में अंगूठा रखते हैं, जिधर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर हम अपना फिंगर फैलाएंगे तो हथेली हमको मैग्नेटिक फील्ड का दिशा देगा, ये पता होना चाहिए, और ये डेरिवेशन किया हुआ है नॉर्मल, तो आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको पहले लिखा जाए, क्या, ये और फिर ये है ना, और उससे पहले ये भी हो गया। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़